हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज की क्लास जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से बनते हैं, वो बनते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर और उसकी और वेरियस प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इसी सेगमेंट में आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, बहुत सारी वैरायटी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर भी बनती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के ऊपर भी बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं कैपेसिटर्स के अंदर, बहुत सारी वैरायटी बनती है। लेकिन स्पेशली आज जो हम करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अपने आप में बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है बेटा, तो इसी सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए आज के न्यूमेरिकल्स करने से पहले। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए प्रीवियस नॉलेज आपके पास क्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है, कैपेसिटर पैरेलल में कैसे होते हैं इसको पहले समझ लो। ये ऐसे लगे हुए हैं तो पैरेलल में है, चाहे वो ऐसे लगे हुए हों, चाहे ये ऐसे लगे हुए हों, तब भी ये पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर C1 C2 C3 when 3 capacitors are in parallel combination, तो उनका नेट जो कैपेसिटेंस आता है Cp, वो आता है C1 plus C2 plus C3। इस बात को दिमाग में ढंग से रखना है कि आपको रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ठीक उसका उल्टा लगेगा। पैरेलल में सीरीज जैसा फॉर्मूला लगता है जो रेजिस्टेंस में सीरीज में लगता है। तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में। और साथ में मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए, कि इस प्लेट का ये पार्ट, इस प्लेट का ये पार्ट और इस प्लेट का ये पार्ट, तीनों एक जगह कनेक्टेड हो गए, यानी कि तीनों के टर्मिनल जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। इसी तरीके के इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। तो अगर सारे के सारे इसके लेफ्ट प्लेट एक साइड कनेक्ट हो गई, सारी राइट साइड एक प्लेट, सारे के सारे राइट प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल आपको वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ में भी आपको एक पहचानना बहुत जरूरी है कि अगर तीनों के तीनों कैपेसिटर वन एंड पर भी एक साथ कनेक्टेड हो और अदर एंड पर भी एक साथ कनेक्टेड हो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, बाकी आप जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको चीजों को और पता लगेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, ये मेरे पास अगर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। पहले तो मैं याद देता हूं कि Cp था हमारे पास C1 plus C2 plus C3, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 अगर 3 कैपेसिटर्स आपके पास होते हैं तो इनका नेट कैपेसिटेंस होता है 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। सीरीज में फॉर्मूला ये था कैपेसिटेंस का। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें चेक करो, जो मैंने आपको इसमें बताया क्या वो इसमें फॉलो होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि देखो ये सारे के सारे एक एंड पे कनेक्टेड हो गए कॉमन पॉइंट पर, और इनके दूसरे एंड भी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो गए, तो ये पैरेलल में हो गया। अब सीरीज में देखो क्या था, इसका एक एंड तो इधर है लेकिन दूसरा एंड यहां कनेक्ट हो रहा है, ये एंड तो इससे कनेक्ट हो गया लेकिन इसका ये एंड इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका ये एंड यहां कनेक्ट कर दूं, तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इनके ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है और दूसरे एंड भी आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं तो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये दोनों एंड तो आपस में कनेक्टेड है लेकिन ये दोनों एंड आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस बात को बहुत ढंग से समझना है। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे एंड आपस में कनेक्टेड होंगे तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर वन एंड कनेक्टेड है एक कैपेसिटर का एक के साथ, लेकिन दूसरा एंड उस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, कहीं और कनेक्टेड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। ये धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आप। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजें आपको जरूर याद रखनी है आज के क्लास से पहले। ओके, फॉर्मूले आपको पता लग गया, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ये सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, तो शुरू करें, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे, एक्स और वाई दो टर्मिनल है, यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर ये हो गया 2 माइक्रोफैरड का, एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। वी हैव टोटल 4 कैपेसिटर्स। ठीक, कनेक्टेड कैसे, यहां से एक वायर यहां पे जा रही है, यहां से वायर यहां जा रही है, लेकिन इन दोनों वायर के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लग रखा, यानी यहां कोई कैपेसिटर नहीं है। अगर यहां कोई कैपेसिटर होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। आपको ये चेक करना है कि इनमें कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। ठीक है, देख के क्या लगता है,
देख के ये लगता है कि अगर मैं सिंपल इन दोनों वायर को हटा दूं, ये दोनों वायर में हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, अब जरा बताओ क्या कॉम्बिनेशन है। अब ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे, ये एंड इसका यहां कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, फिर इसका दूसरा एंड किसी और के साथ आ गया, फिर इसका दूसरा एंड किसी और के साथ आ गया, फिर ये ऑल आर इन सीरीज, एक ही रास्ता है पूरा जाने का। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया तो पहले इन दोनों को देखो, मैं सिर्फ इस वायर की बात करता हूं, नीचे वाले को भी मैं डिस्कनेक्टेड रखता हूं, समझ लो ढंग से। तो बच्चे इसकी ये जो कैपेसिटर है इसका ये एंड देखो यहां से घूम के इसके इस एंड पे कनेक्ट हो गया, यानी कि ये तो इस पे कनेक्ट हो गया, और दूसरा वाला तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों के दोनों प्लेट्स के ऊपर, ये प्लेट इससे कनेक्टेड है और ये प्लेट इससे कनेक्टेड है। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? अब ये आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन कौन? ये दोनों, क्योंकि इसकी ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट हो गई और इसकी दूसरी प्लेट भी आपस में कनेक्टेड है। जब दोनों कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो जरा इस पे चेक करो, अब मैं बात करता हूं, मैं इस वायर को लगाता हूं, ये तो पता लग गया दोनों पैरेलल में। अब अगर मैं इस वायर को ज्वाइन कर देता हूं तो हम इन दोनों को देख पाएंगे। इसमें भी सेम कंसेप्ट चेक करो, इस वाली प्लेट का ये जो प्लेट दिख रही है इसको यहां से चेक करो, यहां कनेक्ट हो गया, और दूसरी वाली प्लेट ये इसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इसकी ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट हो गई और दूसरी वाली ये जो प्लेट दिख रही है वो इसकी दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट हो गई। तो क्या पता लगा? ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए जैसे ऊपर वाले पैरेलल में थे। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। जब पहला दूसरे के साथ पैरेलल में है, दूसरा तीसरे के साथ पैरेलल में है, तो इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए। और जब तीनों पैरेलल हो गए तो उसके बाद अब इस लास्ट वाले को चेक करो। अब इस लास्ट वाले का ये एंड तो इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा एंड इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब दूसरा एंड अगर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये कैपेसिटेंस जो है वो इसके साथ पैरेलल में नहीं है। अब ये सीरीज में हो गया क्योंकि एक एंड कनेक्टेड है दूसरा नहीं है। अब ये पता है पैरेलल में कब हो सकता रहा? ये पैरेलल में तब हो सकता रहा जब मैं इसके इस एंड से यहां एक वायर निकालूं और यहां लगा दूं। चेक करो, अब ये पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से भी कनेक्टेड है, तब ये पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन अभी तो नहीं है। अभी क्या है? अभी तो ये सिर्फ एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा नहीं है। तो अब ओवरऑल इसका सिंपलीफाइड डायग्राम पहले बनाते हैं। जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो तो सबसे पहले उसका एक सिंपलीफाइड डायग्राम बनाओ, तो समझना आसान होता है, लर्न करना भी आसान होता है। ठीक है, देखिए अब इसके सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा 1 2 3, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड थे, 1 2 एंड 3, ये तीनों आ गए पैरेलल में। फर्स्ट वाला था मेरे पास 2 माइक्रोफैरड का, सेकंड वाला है मेरे पास 3 माइक्रोफैरड का, और थर्ड है मेरे पास 5 माइक्रोफैरड का। ठीक है, और ये तीनों फिर इसके साथ कैसे कनेक्टेड थे? सीरीज में। तो इसका एक एंड तो यहां ऐड हो गया और दूसरा एंड इधर। ये मेरे पास था 10 माइक्रोफैरड। बस अब आपको बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कॉम्बिनेशन क्या है। ये तीनों के तीनों हो गए पैरेलल में और इनका जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो कैसे सॉल्व करोगे? दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y। चलो जी, हम सबसे पहले लिखेंगे पैरेलल में क्या फॉर्मूला लिखना है? Cp इज इक्वल टू, ये गलती हो जाती है कई बार, हमारी आदत पड़ जाती है कि 1/c लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस वाली हमारी हैबिट पड़ी हुई है क्लास 10 वाली। तो इसको बहुत ध्यान से रखना है कि फॉर्मूले उल्टे हैं। ठीक है, तो जो पैरेलल में आपको दिख रहा है सर्किट, उसका जो फॉर्मूला होगा वो 1/c वाला नहीं होगा, वो होगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 कितना है? 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है? 3, C3 कितना है? 5, तो टोटल मिला के कितना आ गया? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड तो आ गया हमारे पास इन सब का Cp। अब देखो जो नेट हमारे पास आएगा वो आएगा Cs। अब Cs किसके से मिलके बनेगा? ये और ये आपस में सीरीज है, तो लिखेंगे कैसे? 1/Cp, इस पूरे को मिला के क्या बोला हमने? Cp प्लस 1/ इसको हम C4 मान लेते हैं। जब मैंने इसको C1 C2 C3 माना तो ये C4 हो गया। अब वैल्यू पुट कर लो। Cp की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Cp की वैल्यू हमने 10 निकाली है। C4 की वैल्यू कितनी है? वो भी 10 है। ये 1/Cs था, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/10। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 10, 2/10 यानी कि 1/5। तो फिर Cs सॉल्व करके आ गया 5 माइक्रोफैरड। दिस इज द फाइनल आंसर, 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्यों? 1/Cs इज इक्वल टू 1/5 है, तो Cs कितना आ गया?
रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 माइक्रोफैराड। पता लगा बेटा? धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती है। आप याद करिए क्लास 10th में जब आप सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते थे तो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आती थी पूरी बात, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आइडिया लगता जाता। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ आप कंफर्टेबल जरूर होंगे, जो मैंने आपको तरीका भी बताया बस उसको ध्यान रखना, और आगे आगे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है बेटा? तो ये क्वेश्चन था। मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भी नहीं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं है, क्लास 9-10 के बच्चे नहीं है कि मैं आपको 0 से पढ़ाना शुरू करूं। मैं आपको 3 या 4 से पढ़ाना शुरू करूंगा। रीजन क्या है? अगर मैं आपको 0 से पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं 10 तक जा पाऊंगा, जबकि मुझे आपको 20 तक लेके जाना है, और 20 तक लेके जाना है तो शुरुआत 4 से तो होनी चाहिए, वरना टाइम बहुत लगेगा, हमें और भी तो काम करना है। हाँ, इतना मैं आपको कंफर्टेबल जरूर करता चलूंगा कि अगर आप मेरी बात ढंग से सुनते रहेंगे, जो जो मैं बता रहा हूं उस पॉइंट को ढंग से सुनते रहिएगा, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा सब कुछ। ठीक है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बात से बिल्कुल डरना नहीं है कि भाई ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सर ने कराया, ये क्वेश्चन ही हमें इतना इजी नहीं लगा तो फिर आगे क्या होगा, ये सब नहीं सोचना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही था, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड दिखाई देगा स्टार्टिंग में। लेट मी चेक इट जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखो बेटा। इसके लिए पहले जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, पहले उसका मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा जो मैं आपको एक्चुअली देना चाहता हूं। ठीक है? देखिए ढंग से देखिएगा। आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है? और क्या क्या है इसमें? ये जो सेपरेशन देख रहे हैं ना आप, ये स्मॉल डी है, ये भी डी है, इसके बीच का सेपरेशन भी डी है, और इसके बीच का सेपरेशन भी डी है। डी जो नॉर्मल कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन होता है, डी हो गया। एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, और ये टर्मिनल हो गए एक्स एंड वाई। बहुत ढंग से इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस लिहाज से बहुत अलग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुश होएगा जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ना इस क्वेश्चन के बारे में, तब आपको लगेगा भाई यार ऐसी बात थी इस क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहली बात है कि आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा है कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जैसे हमने क्वेश्चन सुना होश उड़ गए हमारे, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हमें एक कैपेसिटर ही नहीं दिख रहा, जब कैपेसिटर ही नहीं दिख रहे इसके अंदर तो हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे कैसे? कैसे हम उसका आंसर निकाल पाएंगे? तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है। बड़ा सिंपल तरीका है, देखो, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके। क्वेश्चन तो आपको पता लग गया, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर रहा हूं ताकि इसके एक एक पार्ट को हम ढंग से देख सके। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा मैं। यस, चलिए अब समझिए। अब क्या था बेटा, एक टर्मिनल था मेरे पास x और एक टर्मिनल था y। क्या करना है मुझे? आपको इसमें कैपेसिटेंस नजर नहीं आ रहे, लेकिन नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर कैसे बन सकता है। x टर्मिनल को मान लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं और इसको नेगेटिव चार्ज। ऐसे हर क्वेश्चन को करने से पहले आप ऐसा कर लीजिए कि लेट वन टर्मिनल इज पॉजिटिव, अनदर टर्मिनल इज नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से सप्लाई करता हूं तो वो कहां कहां जाता है? ये मेटल प्लेट्स हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से आएगा तो वो यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा। ये पता लगा? इस प्लेट के इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, क्योंकि यहां से पॉजिटिव सप्लाई दोनों पार्ट में जा रही है। डायरेक्टली मैंने पॉजिटिव चार्ज की सप्लाई कर दी। अब बात करते हैं नेगेटिव में क्या हो रहा है। ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव को अगर मैं भेजूंगा तो नेगेटिव आएगा यहां। देखो ये प्लेट यहां जा रही है, यहां भी आएगा, इसके बाहर भी आएगा, फिर यहां से यहां भी आएगा और इसके बाहर भी आएगा।
आएगा। पॉजिटिव से अगर मैं चार्ज दूं तो कंडक्शन करते हुए चार्ज यहां पे आएगा। ध्यान रखिए इसमें कहीं इंडक्शन नहीं हुआ फिलहाल, हालांकि इसमें इंडक्शन होता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सिंपल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहां से अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहां पे यहां पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव मान लीजिए, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? अब कैपेसिटर बनने के लिए क्या जरूरी है? देखो, कैपेसिटर बनने के लिए ये जरूरी है कि एक टर्मिनल, मतलब एक तो प्लेट पे पॉजिटिव होना चाहिए और उसके सामने नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं बन रहा है तो कैपेसिटर है, अगर ऐसा कहीं बन रहा है तो कैपेसिटर नहीं है, अगर ऐसा बन रहा है तो भी कैपेसिटर नहीं है। मतलब दोनों सामने सामने पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों सामने सामने नेगेटिव नहीं आने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि हमारे पास कितने कैपेसिटर बन रहे हैं इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर। देखिए डायग्राम को ढंग से, मैं लिखता हूं। पहला कैपेसिटर मेरे पास ये बन गया, कैसे? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्या ये कैपेसिटर बनेंगे आपस में? नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो कैपेसिटर नहीं बनेंगे, तो ये कैपेसिटर नहीं है। ओके, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी कैपेसिटर बनेगा, तो सेकंड कैपेसिटर ये बन गया। क्या इसके बाहर कोई कैपेसिटर बन सकता है? इधर तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो यहां भी कोई कैपेसिटर नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके सामने भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं। तो कितने पोर्शन पॉसिबल थे? 1 2 3 4 5, 5 जगह थी पॉसिबल। उन 5 में से हमने देख लिया सिर्फ यहां और यहां कैपेसिटर बन रहा है और कहीं कैपेसिटर नहीं है। सबसे पहला काम ये था। ये आपने जब पता लगा लिया तो अब आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो गई। 90% तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट। अब 10% देखो क्या है, क्योंकि आपको पता है दो कैपेसिटर्स हैं, और दो कैपेसिटर्स हैं तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, या तो वो सीरीज होगा या पैरेलल होगा। तो आपको चेक करना है कि सीरीज कब हो सकते हैं, पैरेलल, यानी कि सीरीज में कब कनेक्टेड हो सकते हैं, पैरेलल में कब कनेक्टेड हो सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूं एक बार। अगर बेटा किसी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, ये जैसे ये था, ये एक कैपेसिटर मेरे पास ये था और एक कैपेसिटर ये था, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, नेगेटिव वाला नेगेटिव से, तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये ऐसे कनेक्ट हो जाए कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रखा है, उल्टा, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे तो पैरेलल, और अगर डिफरेंट टर्मिनल कनेक्ट होंगे तो सीरीज, ये ध्यान रखना है। अब चेक करो कि मेरे पास बचे दो कैपेसिटर्स। आपसे पूछा है कि नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो चलिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा कि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो d है। d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और a इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ओके, अब देखो बच्चे, मुझे सिर्फ इसको और इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं क्या करूं, मैं उसको हटा देता हूं जो मेरे काम का नहीं है। मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज किसी काम का नहीं है क्योंकि यहां कोई कैपेसिटर नहीं बना। मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज किसी का काम का नहीं है। देखो ये मैं हटा के बता रहा हूं, ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे इसको कॉपी के अंदर, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग से वो सारी चीजें हटती चली जाएं जो मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको उसको फोकस ही नहीं करना जो मैं मिटा रहा हूं। जो चीज बची रहेगी ना, सिर्फ उसको फोकस करना है। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने कैपेसिटर नहीं बनाया। अब मेरे पास सिर्फ वो चीजें हैं फोकस करने के लिए जो कैपेसिटर्स हैं। तो अब चेक करो कि जो 1 और 2 है ये आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। आप देखो 1 वाले की ये प्लेट जो है वो कौन सी है, पॉजिटिव है, दिख रहा है, ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, और ये प्लेट यहां से घूम के यहां पर आती है दूसरे कैपेसिटर के पास, और वो उसकी कौन सी प्लेट से कनेक्ट होती है, पॉजिटिव से तो होती है। तो सेकंड वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट फर्स्ट वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाती है। अब जरा दूसरे को भी देख लो, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव है, यहां से घूम के यहां पर नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो गई, यानी नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया नेगेटिव से और पॉजिटिव वाला कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, देयरफॉर सी नेट, जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी, इसका कैपेसिटेंस C1 + C2। C1 की कैपेसिटेंस को मैं C मान लेता हूं या C0 मान लेता हूं, तो दूसरे की कैपेसिटेंस को भी C0 ही मानूंगा। क्यों मानूंगा, दोनों की कैपेसिटेंस सेम क्यों है, क्योंकि इसका भी सेपरेशन D था प्लेट का, इसका भी एरिया ऑफ प्लेट A था, तो इसका भी A था, दोनों की कैपेसिटेंस बिल्कुल बराबर है।
और बिल्कुल बराबर है तो इसकी वैल्यू अगर मैंने सी नॉट रखी है तो इसकी वैल्यू भी सी नॉट लिख दी, तो मेरे पास कितना आंसर है 2 सी नॉट। अब 2 सी नॉट, सी नॉट का मतलब क्या होता है? सी नॉट का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसके बीच में एयर है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। जो बेसिक फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी नेट आपके पास निकलता है 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बस ये इसका आंसर है। आप ये चेक करें कि इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम 3 लाइन में हो गया है और डिफिकल्टी लेवल आपको पता लग गया, मतलब इसमें कितना सोचने का काम था और यहां कितना आसान है। कुछ आइडिया लगा इस क्वेश्चन का? कोशिश करना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का दूंगा और कोशिश करना। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, मतलब आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको ये पता लग गया होगा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। मेन बात ये है कि आपको सिर्फ एनालाइज कैसे करना है, सोचना कैसे है वो देखना है। सॉल्यूशन फिर इजी, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं सिर्फ 2 क्वेश्चनों की ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा ना यूं करोगे उसे फटाफट हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उसका तरीका आपको वही ध्यान रखना है जो मैंने बताया, इस तरीके से आप करिए तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको चीजें बताई ना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करने का तरीका है। नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव आपको कुछ दे नहीं रखा, होता ये है कि अक्सर की एक प्लेट को हम पॉजिटिव करते हैं तो सामने वाली प्लेट में इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंसेप्ट तो ये है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन में मुद्दा था कि हमारा आंसर क्या आना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लो। डायग्राम तो ये बनेगा कंसेप्चुअली जब इंडक्शन लेके भी चलोगे तभी भी, ठीक है बेटा? ये पता लग गया एक बार। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं डायग्राम को, ताकि आपको हेल्प मिले इस डायग्राम के हिसाब से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं उसको ट्राई करना, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर, फिर चेक करेंगे। चलिए इसको मैं बस थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा तो मैं ये बस मिटा देता हूं, इतने से आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब यहां क्लियर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा? सारी बातें वही हैं। दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 डिफरेंट रीजंस हैं। दिस पॉइंट इज गिवन ए, दिस पॉइंट इज गिवन बी, ठीक है जी? अब आपको ट्राई करना है इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे होगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को आप स्मॉल डी ही मान सकते हैं, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए मानेंगे आप। अब फटाफट से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, और फिर सीरीज में कि पैरेलल में, जल्दी से करके देखो फटाफट। इसके लिए आपके पास है 1 मिनट का टाइम, फिर मैं बताऊंगा।
हाँ जी देखें, चलो देखते हैं। हो गया तब भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ कुछ आइडिया जरूर लग गया होगा, पहले से कुछ तो बेटर किया होगा आपने। ठीक है, बाकी 1 2 3 4, 1 यहाँ पे था, 2 3 4 5, हाँ इधर। चलिए अब जरा देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है इस क्वेश्चन में? सबसे पहला काम ये होता है कि आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां से आएगा तो ये कहां कहां जाएगा? देखो ये पॉजिटिव आ रहा है इस लाइन के ऊपर, इस पे और इस पर, तो मैं इन लाइन के दोनों साइड पर पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। यहां पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी इस साइड भी पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, यहां पॉजिटिव आ जाएगा और इसके इस साइड भी पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि जो प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट हो रखी है मैंने उन प्लेट की दोनों साइड को पहले पॉजिटिव कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे हमको नेगेटिव के लिए करना है। अब देखो ये नेगेटिव प्लेट आई, अब ये नेगेटिव यहां जा रही है और यहां जा रही है, तो इसकी इस साइड पर मैं नेगेटिव करूंगा और इस साइड पर नेगेटिव करूंगा, फिर इसकी इस साइड पर नेगेटिव कर दूंगा और इस साइड पर नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट टास्क है, ये तो पहला काम था जो करना था। सेकंड टास्क हमारे पास ये है कि आपको ये चेक करना है कि कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कैपेसिटर सिर्फ वो बनेंगे जिनमें आमने सामने पॉजिटिव नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसके सामने कुछ नहीं है ना, तो इसके इधर तो कोई कैपेसिटर बनेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, जो कैपेसिटर नहीं बन रहा उसको मिटाते जाता हूं, है ना, काम इजी हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, ये कैपेसिटर नहीं बना रहा। फिर मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहां पे एक कैपेसिटर बन जाएगा C1 पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। अब बात करते हैं, ये एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो यहां भी एक कैपेसिटर बन जाएगा C2। फिर ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां भी एक कैपेसिटर बनेगा C3। फिर ये एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहां बनेगा C4, और इसके सामने कुछ नहीं है तो यहां कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है? तो इन टोटल वी हैव 4 कैपेसिटर्स। अब मुद्दा ये है कि कॉम्बिनेशन चेक करना है, सीरीज में या पैरेलल में, या क्या दोनों मिला के आ रहे हैं, तो देखते हैं। और ऐसे में पता है क्या होता है, सबको एक साथ नहीं देखना होता, दो दो करके देखो। मैं C1 और C2 को पहले चेक करता हूं, अभी मैं C3 C4 को सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ C1 C2 को देखूंगा। C1 और C2 में ये नेगेटिव दिख रहा है आपको और ये नेगेटिव दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये दोनों के दोनों एक ही प्लेट के आगे पीछे हैं। अगर एक ही प्लेट पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव एंड नेगेटिव आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक ही प्लेट के तो इधर उधर है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड हो गया। अब ये चेक करना है क्या इन दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो C2 वाले का ये रहा पॉजिटिव और C2 वाले का पॉजिटिव ये यहां कनेक्ट हो गया C1 वाले के पॉजिटिव पे। तो C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से हो गया, C2 का नेगेटिव C1 के नेगेटिव से हो गया। इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C1 और C2 तो हो गए पैरेलल में, C1 पैरेलल में आ गया C2 के। मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं मैथमेटिक्स वाली लैंग्वेज में। अब बात करते हैं C2 C3 को चेक करो। C2 का नेगेटिव, ये नेगेटिव C2 का C3 के नेगेटिव से आ गया, नेगेटिव नेगेटिव में हो गया, और पॉजिटिव तो प्लेट के आगे पीछे ही, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट हो गए, नेगेटिव नेगेटिव भी कनेक्ट हो गया। इसका मतलब C2 के पैरेलल में C3 भी आ गया। अब C3 C4 को देखो, इसका नेगेटिव वाला दूसरी साइड पर इसके नेगेटिव वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि प्लेट के आगे पीछे। ये दोनों के दोनों एक साथ कनेक्टेड हो गए, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। इसका मतलब C3 और C4 भी पैरेलल में आ गए। क्या कंक्लूजन निकला? ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? नेट कैपेसिटेंस Cp is equal to नेट कैपेसिटेंस Cp is equal to C0, या चलो लिख देते हैं C1 plus C2 plus C3 plus C4। ये चारों आ गए, वैल्यू पुट कर दो। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को D मान लेते हैं, एरिया ऑफ ईच प्लेट A मान लेते हैं,
बीच में एयर है सबके, तो क्या लिखेंगे सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 4 सी नॉट, यानी कि 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ओवर लॉलीपॉप। सेम कंसेप्ट है भैया, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूं आईआईटी ईयर 84 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद भी आ रखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको कि बेटा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हम व्यक्ति एक्चुअली कहते हैं हवा हो जाता है और ये होगा आईआईटी ये होगा, नहीं नहीं, हम अपने दिमाग में इतना ऊंचा लेवल सेट कर लेते हैं कि हम डरते हैं वहां पहुंचने से। चीजें डिफिकल्ट इतनी थी नहीं, डिफिकल्ट तब हो जाती है जब हम मक्कारी करते हैं। मक्कारी का मतलब हम सोचते हैं हम बैठे बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, आगे तो बढ़ना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तो चीजें होंगी, ठीक है, राइट। तो खैर कुल मिला के बात ये थी बेटा कि दोनों आपको सिमिलर टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए, अब आपको आइडिया लग गया होगा। अब जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आपको जैसी मिले किसी भी बुक के अंदर, लपक के क्वेश्चन करने हैं, वो आपको समझ में आ गया ना, लपक के मतलब इमीडिएटली क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है बेटा। बस इसी तरीके से ध्यान रखना, यही कंसेप्ट लगा करना, सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। अब चलें एक नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम इसके टेढ़े मेढ़े मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप चीजों को देखेंगे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाइड वे में बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो जी देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है आपके पास, यस दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन का डायग्राम देख के आप समझ जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। खूबसूरती ऐसी इस क्वेश्चन की मन मोलेगा आपका। यस ये क्वेश्चन है टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, सारे के सारे कैपेसिटर जो है उनका कैपेसिटेंस सी है, तो आपका आंसर सी के फॉर्म में आएगा। बड़ा कॉमन वर्ड है सी, आपको बताइए 1 2 3 4 5 6 6 कैपेसिटर दे रखे हैं। तो जैसे हमने इस डायग्राम को देखा हमारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आया, ये क्या है भाई, क्या है ये, क्या घिनौना क्वेश्चन है, ऐसा लगता है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि हम उसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना होता है। जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो पहले एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ जिसमें क्लियर पता लगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है, तभी तो जाके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां भी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है। जैसे ही मैं अगले स्टेप में इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा तुरंत आप मुझे बता देंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पक्का। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे मैं क्या करता हूं, वैसे तो सबकी कैपेसिटेंस सी है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से कैपेसिटर को मैं कहां लिखना चाह रहा हूं, मैं इनका नाम रख देता हूं। C1 मान लेता हूं इसको, मैं इसको C2 मान लेता हूं, इसको C3 मान लेता हूं, कहीं भी कुछ लिख सकते हो, C4 हो गया, C5 आ गया, C6 आ गया, कोई भी कैसे भी नाम रख लो, सबकी नेट वैल्यू C है, ठीक है। अब देखो बच्चे कनेक्ट कैसे कैसे होंगे, जो मैंने डायग्राम में लिखे हुए हैं उसके हिसाब से मैं इसको बनाऊंगा। सबसे पहले ये चेक करो, जरा इस कैपेसिटर को चेक करो और इस कैपेसिटर को चेक करो। स्टार्टिंग के दो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के लिए दोनों के दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, लेकिन अगर एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है दूसरी प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो चलो जरा C1 और C6 को लोकेट किया जाए एंड इसको जरा इंपॉर्टेंस देते हैं। C1 की ये जो प्लेट है वो यहां आ गई और C6 की ये प्लेट यहां से करके यहां कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या C1 की ये प्लेट C6 की प्लेट से कनेक्ट हो रही है? तो आंसर इज यस, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्ट हो रही है। अब देखते हैं क्या C1 की ये प्लेट C6 की दूसरी प्लेट से कनेक्ट हो रही है डायरेक्टली? तो आंसर इज यस। तो C1 और C6 दोनों की दोनों प्लेटें आपस में कनेक्ट हो रही है। ये प्लेट आपस में यहां कनेक्ट हो गई और ये दोनों प्लेट यहां पे कनेक्ट हो गई। तो जब ऐसा हो गया
तो मैं इसको अब कैसे बनाता हूं, देखो ये बनाया मैंने C1 और इस टेढ़ी लाइन को, जब लाइन टेढ़ी हो रखी है ना, तो मैं सीधा कर देता हूं। तो सीधा कर दिया इस लाइन को, तो ये ऐसे हो गया। ये देखो, मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट ही तो करना था, ये C1 ये C6। तो मैं इसको टेढ़ा क्यों पढ़ूं, ऐसा घुमाया था उसको सीधा हो जाएगा। तो C1 और C6 पैरेलल में है आपस में, ठीक है। अब देखो C2 जो है, इसके आगे मैं C2 बना देता हूं। ऑब्वियसली C2 इनके साथ पैरेलल में नहीं है, क्योंकि C2 की एक प्लेट तो इन दोनों से कनेक्ट हो रही है C1 और C6 से, लेकिन दूसरी प्लेट जो है वो इधर कहीं है। अगर मैं C2 को यहां से घुमा के ना यहां लगा दूं तो C2 भी पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट तो इन दोनों से कनेक्ट हो रखी होगी और ये प्लेट यहां से घूम के इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तो नहीं है क्वेश्चन में ऐसा, एक प्लेट कनेक्ट हो रखी है दूसरी नहीं हो रखी है, तो C2 को मैंने C2 की जगह लिख दिया। ओके, अब चेक करो क्या है, यहां पे आपको C5 दिख रहा है और ये C5 की एक लाइन जो है वो C6 की लाइन में कनेक्ट हो रही है। तो C6 से ये लाइन आई और मैं यहां से निकालता हूं और यहां लिख देता हूं C5। C5 यहां आ गया, C6 के साथ C5 कनेक्टेड है। आपको दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि C5 से C6 की एक प्लेट तो कनेक्ट हो रही है, लेकिन दूसरी प्लेट इनकी आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। देखो C6 की एक प्लेट यहां जा रही है तो C5 की यहां जा रही है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं। अब C5 आगे कहां जा रहा है, C5 आगे जा रहा है C3 तक, लिख दिया मैंने C3। अब जरा C3 और C4 को सोचो, सिर्फ ये दोनों बचे हैं, ये रहा C3 और ये रहा C4। तो C3 और C4 इन दोनों की एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है। अब जरा दूसरी प्लेट को देखते हैं, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट भी आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि C3 एंड C4 दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, C4 की ये प्लेट और C3 की ये प्लेट आपस में कनेक्ट हो गई, C4 की ये प्लेट यहां और C3 की ये प्लेट ये भी आपस में कनेक्टेड हो गई। तो दोनों की दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस मैं करूंगा क्या कि C3 को तो मैंने यहां लिख दिया, मैं सीधा इसके पैरेलल में यहां लगा दूंगा C4। ठीक है, अब देखो C2 की एक ब्रांच है, C3 की एक ब्रांच है, तो C3 की जो ब्रांच थी इसके साथ मैं C2 को यहां कनेक्ट कर सकता हूं। आप इसको चाहे तो यहां कनेक्ट कर लें या फिर थोड़ा आगे से भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहां मैं लिख देता हूं दिस इज द सिंपलीफाइड डायग्राम ऑफ द अबव वन। अब डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कौन पैरेलल में कौन सीरीज में। ये दोनों के दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में, फिर ये इन दोनों के साथ सीरीज में, यानी कि इन दोनों आपस में पैरेलल में हो गए और उसके साथ ये सीरीज में। तो अगर मैं इसका फिर सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं, मैं आपको इसको डायग्राम में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसका अगर सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास हो गया इसका फर्स्ट सिंपलीफाइड डायग्राम, ठीक है। अब सेकंड सिंपलीफाइड डायग्राम देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है कि सबकी कैपेसिटेंस C है, सबके कैपेसिटेंस के वैल्यू C है, ओके। अब जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका आंसर कितना आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है Cp = C1 + C2। यहां पर C1 था मेरे पास ये, C2 था मेरे पास C6, तो इन दोनों को जब सीधा सीधा ऐड करूंगा तो कितना आएगा, C + C = 2C। तो ठीक है, अब जो मेरे पास डायग्राम हो गया, ये टर्मिनल A हो गया और यहां इन दोनों के नेट कॉम्बिनेशन को मैं लिख दे रहा हूं 2C, ठीक है। आगे क्या था मेरे पास, C, C2 की वैल्यू C थी, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, C5 की वैल्यू भी C थी, यहां मैं C लिख देता हूं। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आएगा, ये मेरे पास पैरेलल है, ये भी C है ये भी C है, तो इन दोनों का आंसर भी 2C आएगा, C + C। तो यहां पे मैं इसको 2C लिख देता हूं। दिस इज टर्मिनल B। देखो इसका सिंपलीफाइड डायग्राम ये आ गया, इसके बाद ये आ गया। अब थर्ड क्या आएगा, थर्ड चेक करो, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, आपस में सीरीज में है। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको यही सॉल्व करके दिखा देता हूं कि 1/CS जब मैं करूंगा तो 1/2C, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, 1/2C + 1/C। एलसीएम आ गया 2C, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3/2C। ये तो 1/CS है, तो CS कितना आएगा, तो इससे सॉल्व करेंगे तो CS नेट कॉम्बिनेशन आ गया 2C/3, 2C/3। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा 2C/3, तो ऑब्वियसली इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी 2C/3 आएगा। ये भी सीरीज में थे, ये भी सीरीज में थे, तो नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का आ गया 2C/3, और नीचे वाले दोनों उनको मिला के भी 2C/3 आ गया। दिस इज टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल B।
अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में है? अब ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो फोर्थ मेरे पास क्या आता है इसका, बस फोर्थ स्टेप पे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अब मुझे इसके लिए सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो फोर्थ क्या आता है, फोर्थ में ये होगा कि दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी कि 2C/3 प्लस 2C/3 इज इक्वल टू 4C/3। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें, किस तरीके से हम इसको ऐसे करके सॉल्व करें। बेसिकली क्या है पता है, सॉल्व तो ऐसे ही होता है, बस ये है कि हम इतने सारे डायग्राम ना बना के उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में भी डायग्राम बना के करना होगा, मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात यहां समझ में आए, रटे ना इसको। डायग्राम से चीजें क्लियर होती है, पता लगता है कि अच्छा इसके बाद कनेक्शन इस तरीके का हो गया, अच्छा इसके बाद कनेक्शन इस तरीके का हो गया, इसके बाद कनेक्शन इस तरीके हो गया, तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस पता लगता है कि हाँ ये सर्किट इस तरीके से सॉल्व हो गया है। ठीक है बच्चे, ये बात पता लगी, राइट? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम देखने में बड़ा बेढंगा सा है, अजीब लगता है, देखते ही घिनौना एकदम डायग्राम लगता है, लेकिन जब हम उसको तमीज से बना लेते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जब हम कई दिनों से नहीं नहाए हुए होते तो हम अजीब से लग रहे होते हैं भद्दे से, लेकिन जब हम नहा लेते हैं काफी दिनों बाद या काफी महीनों बाद तो चेहरे पे चमक आ जाती है। तो बात वही है, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही था, डायग्राम घिनौना था, हल्का सिंप्लीफाइड कर दिया, उसके कंघी वंगी कर दी उसकी, बढ़िया हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं जरा कि क्या कोई और क्वेश्चन देख सकते हैं जो इस वे का हो। अगर ये इतना सिंपल नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम शुरू करेंगे, अगर उसका छोटा सोल्यूशन नहीं हो बड़ा सोल्यूशन हो। एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना आपको लगेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए कैपेसिटर में तो इतनी वैरायटी बनती है ना, करते चले जाओगे हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन नया मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना है, करते रहना है क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर ये सोचोगे कि भाई हमने 10 क्वेश्चन कर लिए कैपेसिटर के और हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, बिल्कुल करते रहो। जब मौका मेरे जो भी टॉपिक चल रहा हो बीच में दो क्वेश्चन कैपेसिटर से कर दिए। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि थोड़ा हायर ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट लगता है जो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से उसको बता दूंगा तो आप उसको समझ पाएंगे। देखिए आज की क्लास का शायद क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, this is C1, this is C2, C3, C5। ये था आपके पास A, इधर था हमारे पास B। ये B वैसे क्वेश्चन में आपको यहां दे रखा है, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज C। चलो जैसा दे रखा है कुछ भी मान सकता है। देखो बच्चे, अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था आज की क्लास में। कुछ कुछ क्वेश्चन वही दिखाई देना और एग्जैक्ट क्वेश्चन वही दिखाई देना, दोनों में अंतर है। अब पता है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली कब हो जाता है, जब मैं इसको ऐसे करता। आपने जो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें अंतर है, ये क्वेश्चन वो नहीं है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जैसे सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लगता है कि एक ही जैसे होंगे लेकिन तरीका अलग अलग है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम तो नहीं होती ना। अब देखो बेटा, इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, बस वो अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है। एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां डिटेल में बताऊंगा। बस मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में भी बनते हैं जहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, भले वो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़े, लेकिन जब बोर्ड का सिलेबस आता है तो उसमें सारे चैप्टर आपने पढ़े होते हैं, तो किसी भी चैप्टर का लॉजिक किसी दूसरे चैप्टर में लग सकता है। तो मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई सर्किट इस तरीके से बन जाए, ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से बन जाए, 5 कैपेसिटर,
और अगर मान लो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 1, तो अगर दिस अपॉन दिस, अगर मैं 2/4 करता हूं तो आंसर कितना आया 1/2, और अगर मैं 3/6 करता हूं तो आंसर आ गया अगेन 1/2। अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और ऐसी कंडीशन में बीच वाली जो वायर होती है ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती या कोई चार्ज मूव नहीं करता, और जब चार्जिंग होगी नहीं तो ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में काम नहीं करता, इसको छोड़ देते हैं सॉल्यूशन करते हुए। तो दोबारा बता रहा हूं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या तो आप ऐसे देख ले, या फिर दिस अपॉन दिस 2/3 आया इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 4/6 करोगे तो भी 2/3 आएगा। अगर ये रेशो बैलेंस बराबर होता है तो फिर ये कहलाता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसमें जो बीच वाली ब्रांच होती है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, तो उसको कैपेसिटर को आप छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कोई सर्किट था और मैंने बीच वाले कैपेसिटर को छोड़ दिया तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी बना। 2 और 3 वाले कैसे हो गए आपस में सीरीज में, यहां से करंट यहां जाएगी या चार्ज यहां जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर नीचे वाले वो भी सीरीज में, और ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और इस डायग्राम से ऐसा डायग्राम कैसे बनता है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बना लेंगे कोई सा भी कैपेसिटर कहीं लगा के, नहीं, लॉजिक है किस कैपेसिटर को कहां लगाना है, ठीक है बेटा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और तब तक आप ट्राई करेगा, और भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा करने के लिए, उन्हें आप ट्राई करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली संडे विल बी हैविंग अ क्लास जिसमें क्या होगा, जिसमें कुछ डाउट्स वगैरह हो सकते हैं, जो भी होगी आपकी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी आपकी क्लास होगी। लेकिन आपको कैपेसिटर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने, यही आपका टारगेट है कि अगले 2 दिन के अंदर आप कैपेसिटर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा करें, ठीक है बेटा। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।